Okay. Hello everyone. This is Abhishek Singh. Welcome to the GATE classes of Engineering College बांसवाड़ा. So हर बार की तरह इस बार भी हम GATE क्लासेस स्टार्ट करेंगे क्योंकि GATE के लिए अभी काफ़ी टाइम है. तो बेसिक हर एग्ज़ाम्स के या हर सब्जेक्ट का बेसिक तो सेम ही है, तो हम उसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं. तो अभी फ़िलहाल आपके लिए जो राजस्थान में जेई के एग्ज़ाम है नज़दीक, तो हम जेई के जो मेन सिलेबस हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, फॉर्म, और दूसरा जो डिग्री के बेस पेपर है. तो डिप्लोमा वालों के लिए और डिग्री वालों के लिए सबके लिए एक जो पेपर है वो नॉन टेक्निकल का है, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान की 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स जो है वो आपके टेक्निकल के हैं. तो ये जो 40 मार्क्स वाले हैं, इसमें स्टैटिक जीके है राजस्थान का, वो दोनों डिप्लोमा के लिए और डिग्री के लिए दोनों के लिए सेम है सिलेबस. ठीक है, उसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है. ये तो ये कॉमन सिलेबस दोनों, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री, दोनों के लिए सेम है. ठीक है, बट टेक्निकल का जो सिलेबस है वो डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा मैं कहूँ कम है, क्योंकि उसमें लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट ही हैं, और डिग्री के लिए थोड़ा ज़्यादा है. तो ये है डिग्री वालों के लिए सेम सिलेबस है नॉन टेक्निकल का. तो वही इतिहास और भूगोल और आपका प्रशासनिक व्यवस्था. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो सर्किट, कंप्लीट सर्किट है एक ही में. सर्किट का पूरा सिलेबस, जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं गेट के लिए भी, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ कम भी नहीं है. ठीक है, उसके बाद फील्ड थ्योरी है, जो कि वहाँ पे आपकी डिप्लोमा के लिए नहीं थी. तो EMFT का भी पार्ट पूरा है, जो हमारा गेट का सिलेबस होता है सेम वही है. ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन प्रोपोगेशन, ये सब नहीं होता गेट के एग्ज़ाम में कई बार. तो ये भी एक्स्ट्रा ही है, पढ़ना है. मटेरियल साइंस गेट के सिलेबस में नहीं है, ये कंप्लीट मटेरियल साइंस पढ़ना है. और बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपका एरर एनालिसिस है डिग्री के सिलेबस में. ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से पहले, क्योंकि शायद आपने कभी पढ़ा ना हो, सिलेबस में होता नहीं है ये राजस्थान RTO के सिलेबस में. बाकी कम्युनिकेशन एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि गेट के सिलेबस में नहीं होता, तो वो अलग से है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करके है, इसका मतलब एनालॉग का पार्ट भी पूरा है इसमें, और इसी में लास्ट में कम्युनिकेशन है. तो स्टार्टिंग में पूरा एनालॉग का पार्ट है और लास्ट में डिजिटल भी इसी में है, फ्लिप फ्लॉप, मल्टी वाइब्रेटर. तो एक तरह से पूरा एनालॉग, हल्का डिजिटल और कम्युनिकेशन तीनों मिला के एक छोटा सा सिलेबस है. लास्ट में कम्युनिकेशन का पार्ट है. कम्युनिकेशन में बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है हमको. सिंपल जनरेशन, डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नॉइज बिहेवियर ऑफ AM FM, तो AM FM तक ही रहना है. डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं है, एनालॉग कम्युनिकेशन ही है. तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, 1 2 3 लेक्चर के हैं ये. बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, देखने में छोटा लग रहा है कंप्लीट, एक एक लाइन में लिखा हुआ है, सब कुछ है इसमें. कंट्रोल सिस्टम में भी आपकी सारी चीज़ें हैं जितने हम पढ़ते हैं. देखने में सिलेबस छोटा लग रहा है, लेकिन सब कुछ ही कवर है. बॉडी प्लॉट से लेकर नेक्विस्ट प्लॉट, स्टेट स्पेस, सब कुछ है. मशीन्स का सिलेबस आपको देख के लग रहा है सबसे छोटा सिलेबस मशीन का है, लेकिन इसमें सारे मशीन्स हैं, एक लाइन में लिखा हुआ है सब. इंडक्शन भी है, अल्टरनेटर भी है, सिंक्रोनस भी है, DC भी है. तो मशीन का भी एक कंप्लीट सिलेबस है. पावर सिस्टम, स्विच गियर प्रोटेक्शन अलग से दिया होता है. तो इसमें अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा टेक्निक क्या रखते हैं ना, कि स्विच गियर प्रोटेक्शन पे फोकस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अलग से एक सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम ही है एक तरह से, लेकिन क्वेश्चन आने का जो एक रेशियो होता है, स्विच गियर प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है. खासकर ऐसे एग्जाम में, जेई में, ए में, इस तरह के एग्जाम जो होते हैं वनडे वाले, उसमें स्विच गियर प्रोटेक्शन पे फोकस ज़्यादा होता है. तो ये अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है नहीं हमारे तैयार हो पाए लास्ट में, तो इसको लेकिन आपको पहले कंप्लीट पूरा तैयार करना है, स्विच गियर प्रोटेक्शन. और इसमें जो जो हमसे हो सकते हैं, जनरेशन के पार्ट और लोड फैक्टर वगैरह जो न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टार्टिंग में, वो सारे कर लेंगे. और इंसुलेशन के, ट्रांसमिशन पैरामीटर के जो होते हैं वो कर लेंगे इजीली. फॉल्ट के कर लेंगे. ठीक है, तो ये ठीक है. तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट सिलेबस है. ओके, तो इससे आज जो है मैं, तो एक जो बेसिक कॉमन सब्जेक्ट होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो गया, वो डिग्री में भी है और डिप्लोमा में भी, कोर्स में भी है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे. और वो मेजरमेंट जो है, ऐसे गेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका बहुत कम उसके मार्क्स के वो है, क्योंकि मुश्किल से 2 नंबर का या 4 नंबर का आता है गेट में. कई बार लगेगा तुमको आया ही नहीं है,
क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सर्किट का ही क्वेश्चन हो गया, सर्किट जैसा ही रिलेटेड है क्वेश्चन कई सारे, तो ऐसा भी लगेगा कि क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन इन एग्ज़ाम्स में जेई और ए एग्ज़ाम में मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मेजरमेंट तुमको कभी कभी ऐसा लगेगा कि कम से कम 1/4 जो है मेजरमेंट नहीं कवर किया है जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, तो इसलिए आपको मेजरमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है इसके लिए। ओके, हेलो, चलो तो स्टार्ट करेंगे हम वहाँ एरर एनालिसिस से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब मेजरमेंट की बात करते हैं हम, मेजरमेंट का मतलब क्या कि कोई भी एक मशीन है, सिस्टम है, उसका इनपुट दिया, आपका एक मेजरिंग सिस्टम है, कोई भी मेजरिंग सिस्टम है, ये कुछ आउटपुट दे देगा, कोई मेजरिंग सिस्टम है ये कुछ आउटपुट देगा, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी, और जो यहाँ पे आप मेज़र करना चाहते हैं वो आपका ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब उस हिसाब से ये सिस्टम जो जैसे भी आपका काम किया, इसने एक आउटपुट दिया मेजर्ड वैल्यू। अब इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, आपके मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेज़र की और जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, उसको हम बाद में एरर के लिए पढ़ेंगे। एरर मतलब आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइड बाई ट्रू, सब आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इस मेजरिंग सिस्टम की। कई बार इस पर भी सीधे क्वेश्चन आ जाता है, देखने के लिए हमारा बहुत सिंपल है, ब्लॉक डायग्राम में कुछ है नहीं। ये मेजरिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, तो इसमें तुम्हारा पहले जो भी हमें क्वांटिटी मेजर करनी है यहाँ हम इनपुट करेंगे। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या क्या होंगे? प्राइमरी सेंसिंग मतलब ट्रांसड्यूसर्स, ये बेसिकली आपकी क्या हो गए, ये आपके हो गए ट्रांसड्यूसर्स, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करेगा, जो आगे आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये सारे ट्रांसड्यूसर जो हैं या सेंसर्स आप कह लीजिए, ये हमारे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक क्या होगा, वेरिएबल कन्वर्जन। अब इसमें सारे कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डी टू ए हो गया आपका, ए टू डी हो गया, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी हो गया, जिस फॉर्म में आपको आगे अपना डेटा चाहिए उस टाइम में, तो ये हमारा डेटा कन्वर्जन एलिमेंट कह सकते हैं या फिर वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। आगे डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन मतलब इसमें आपका एम्पलीफायर, अटेनुएटर, जैसा भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं, एम्पलीफायर हो गया, अटेनुएटर हो गया। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा, उसमें कोई ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मतलब ये आपका XY चार्ट हो जाए, चाहे CRO हो जाए, जिस पे डिस्प्ले करना है आपको। ठीक है, चाहे आपका XY चार्ट हो जाए, CRO हो जाए। तो क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चन आपको दे देगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा, बोलेगा कि एक मेजरिंग सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम में आपको बोल देगा कि इस तरह से DME, PSE, DCE, ठीक है, 3 या 4 ऐसे दे देंगे, बोलेंगे इसको अरेंज करिए, इसको सही सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो अरेंज करने का मतलब आपको पता है सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमारा PSE आना चाहिए, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। उसके बाद हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट आना चाहिए या डेटा कन्वर्जन एलिमेंट आना चाहिए। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र, और फिर हमारा डिस्प्ले, रिप्रेजेंटेशन या डिस्प्ले एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस दिमाग में होना चाहिए। तो हमें देखने में तो लगता है ये सिंपल चीज़ है, ठीक है, पता है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन में सीधे सीक्वेंस लिखने के लिए आया था, तो एक आध सीक्वेंस इधर से उल्टा सीधा हो गया, काम खराब। तो इसलिए ये भी बहुत बेसिक है और दिमाग में रखना चाहिए। और ये ऐसे एग्ज़ाम में ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होंगे उसमें तुम्हारे ये क्वेश्चन आएंगे कि कोई भी एक रैंडम सा अरेंजमेंट दे देंगे, आपको सीक्वेंस सही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास यहाँ 2 मेथड्स हैं। तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है कि कोई भी किसी भी अननोन क्वांटिटी है उसको हम कंपेयर कर ले किसी नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। अगर हमें उसका उसको पता है कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है तो हम उसको सीधे कंपेयर करके मेज़र कर लें। तो हम लोग जनरली जो है डायरेक्ट मेथड यूज़ करते नहीं है, क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल के लिए है, लेंथ को क्या कहते हैं, मीटर में बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्या होता है, मीटर इज डिफाइंड एज वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय क्रिप्टॉन 86 एलिमेंट। अब क्रिप्टॉन 86 एलिमेंट जितना वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, जो भी उसकी
वेव होगी जो भी वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा वही हमारा लेंथ है, डिफाइन किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड कोई एक एलिमेंट है उससे हमने डिफाइन किया हुआ लेंथ ये होगा। इसी तरह से टेम्परेचर डिफाइन किया, टाइम डिफाइन किया हमने कि 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन ऑफ 2 हाइपर ट्रांजिशन लेवल ऑफ सीजियम 133 एलिमेंट। ठीक है, तो ये बहुत जो डायरेक्ट मेथड होंगे और इसके फिर हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक होता है यूज़ करते हैं, वो सब स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी में IEEE और इस सब में यूज़ करते हैं। तो हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारे ये मीटर, वोल्ट मीटर, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे वो सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम जो करते हैं वो इनडायरेक्ट, हम इसमें जो भी हमारा मेजरिंग पार्ट होगा, जैसे कि वोल्टेज या करंट जो भी मेज़र करना है, उसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होगा और वो किसी तरीके से टॉर्क में चेंज होगा। ठीक है, तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वोल्टेज या करंट वो टॉर्क में चेंज होगा, और स्केल जो है फिर टॉर्क से अपना पॉइंटर घूमेगा और हमको वैल्यू देगा। तो उस तरह से हम अपना इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट की बात जो हम कर रहे थे कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, वो डिफ्लेक्शन देंगे या आपका मैग्नीट्यूड देंगे, किसके टर्म में, फिजिकल कांस्टेंट जो भी होगा इंस्ट्रूमेंट के उसके टर्म में। और वहीं हम जो इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें, और या फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हो गए। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, जो आपका EMSC कन्वर्जन होगा और टॉर्क में प्रोड्यूस होगा और पॉइंटर देगा रिजल्ट। ठीक है, अब ये आपको इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। आपको सीधे बोल लेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा इसमें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है कौन कौन से, बेसिक 3-4 हैं, वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। एक केल्विन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर, एक रिले करंट बैलेंस, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और एक लॉरेंट्ज फोर्स मेथड। अब इसमें मैं एक ओम मीटर लिख दूं, चाहे एक आपका PMC इंस्ट्रूमेंट लिख दूं कोई, तो ये सब हमारे सेकेंडरी हैं, ये आपके एब्सोल्यूट हैं। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आपके दिमाग में होने चाहिए, कौन कौन से एब्सोल्यूट होते हैं। तो इस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई एक एब्सोल्यूट हो, इसमें से पूछ ले एब्सोल्यूट कौन सा है। तो मेजरमेंट में खासकर यही है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ याद करने वाली चीज़ें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये सब सीधे डायरेक्ट है, ये होता है तो ये है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा शेयर, कर लेंगे। एरर की बात करें तो हमने अभी स्टार्टिंग वाला स्लाइड में देखा कि हम कुछ एक ट्रू वैल्यू दे रहे हैं और फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेज़र कर रहा है कुछ मेजर्ड वैल्यू। तो एरर जो हमारा क्या होगा, आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये आपका एब्सोल्यूट एरर इसको बोलते हैं हम। तो क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और यही हमको रिलेटिव एरर बोले या लिमिटिंग एरर बोले। रिलेटिव एरर कहें तो वो क्या होगा, मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइड बाई ट्रू। ठीक है, कई बार एक आता है आपके करेक्शन फैक्टर, ये तो एरर होगी। कई बार आपसे पूछा था करेक्शन फैक्टर बताइए, तो करेक्शन फैक्टर 1 माइनस एरर, करेक्शन फैक्टर भी दिमाग में रखेंगे। वन माइनस जो भी आपकी एरर आई है, जो भी आपकी रिलेटिव एरर होगी, 1 माइनस रिलेटिव एरर करेंगे तो करेक्शन फैक्टर मिलेगा। अब एरर भी यहाँ पे 2 टाइप की डिफाइंड होती है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो हम जिसकी बात कर रहे हैं रिलेटिव एरर, या फिर इसको लिमिटिंग एरर बोलेंगे कई बार। ठीक है, एक बोलते हैं आपका जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, ठीक है, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एरर जो बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। ये जो लिमिटिंग एरर है या रिलेटिव एरर है, ये किस पे डिफाइन होता है, ये ट्रू वैल्यू पे, ये जो आप मेजर कर रहे हैं उस वैल्यू पे डिफाइन होता है। और एक जो होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, वो किस पे होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। तो एक कोई अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है, रेंज दिया हुआ कि ये 10 वोल्ट मैक्सिमम तक या फिर 100 वोल्ट तक मेज़र करता है, तो वो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है।
तो वो जो एरर होगा जो मैन्युफैक्चरर देगा, गारंटीड एक्यूरेसी एरर बोलते हैं उसको। एक क्या बोलते हैं हम उसको, गारंटीड एक्यूरेसी एरर डिफाइंड ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और लिमिटिंग एरर जो होता है ये होता है हमारा किस पे डिफाइंड ऑन ट्रू वैल्यू। तुमसे कोई कह दे कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो दिया है मैन्युफैक्चरर ने, वो दिया है कुछ लेट्स से 1%, गारंटीड एक्यूरेसी एरर 1% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फुल स्केल रेंज होगी इंस्ट्रूमेंट की, अगर 100 वोल्ट करता है तो 100 का 1%, इसका मतलब 1 वोल्ट का गारंटीड एक्यूरेसी एरर है। ठीक है, और लेकिन अगर रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो जो ट्रू वैल्यू जितना तुमको मेजर करना है, अब तुमको मेजर करना है उसमें से 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट का 1% अगर देगा कि रिलेटिव एरर 1% है, इसका मतलब 20 वोल्ट का ट्रू वैल्यू पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिमिटिंग एरर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जाओगे 1 से 2 क्वेश्चन तुमको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चाहे वो गेट हो और चाहे तुम्हारा कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो ये एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दिमाग में रखेंगे। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया मैंने, 0 to 10 एम्पियर एमीटर हैविंग ए गारंटीड एक्यूरेसी एरर इज ±0.1%। ठीक है, फॉर ट्रू रीडिंग ऑफ 4 एम्पियर फाइंड द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ठीक है, तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो मैन्युफैक्चरर देता है वो आपका गिवन है 0.1%। आपको पता है किस पे होता है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। तो 0 to 10 एम्पियर रेंज था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के हिसाब से 0.1% है गारंटीड एक्यूरेसी एरर। आपको चाहिए अगर आप 4 एम्पियर मेजर कर रहे हैं ट्रू वैल्यू, उसके हिसाब से परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा। इसके लिए आप सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, x लिमिटिंग एरर जो है आपका x/100 इंटू ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू आपका गारंटीड एक्यूरेसी एरर ऑन FSD। ये तो हमको पता ही है, दिमाग में रहना चाहिए, गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो है वो FSD पे ही है। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे अगर हम इस क्वेश्चन में, तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, तो 0.1% किसका, 10 एम्पियर का, कितना हो गया 0.1%। .01, तो इसका मतलब ये आपका हो गया, यहाँ पे आप जो लिखने वाले हैं 0.01। ये x लिमिटिंग एरर आपको चाहिए, ट्रू वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर हम यूज़ करने वाले हैं, इज इक्वल टू 0.01। 0.01 कैसे आया, मैं अच्छा वो भी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। 0.01 हमारा आ रहा है कैसे, 0.1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 0.01% यहाँ से आपका x आ जाएगा, वो होगा लिमिटिंग एरर। तो 100 वैसे ही कैंसिल कर लीजिए 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 या 0.25% ये हमारा लिमिटिंग एरर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25%। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, आपको गारंटीड एक्यूरेसी एरर दी रहेगी, कुछ रेंज दिया होगा और लिमिटिंग एरर पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, समझिए एक क्वेश्चन ये आना ही है, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है मेजरमेंट में। आगे इसके एक का क्वेश्चन और लिया होगा हमने, इसमें देखेंगे। अब कुछ टर्म्स है बेसिक, वो भी डिफाइन करते हैं। टर्म्स अगर हम पढ़ते हैं ना कई बार, तो हमें लगता है कि यार ठीक है ये तो आता है एक्यूरेसी मतलब ये होता है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहाँ आपका बेसिक आपको डेफिनेशन मालूम है कि नहीं, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ा सा न्यूमेरिकल लिखा है, अब उसमें आपका डेफिनेशन ही बोल दिया उसमें, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए, आप सोचें क्या निकालें, इसमें क्या निकालें। वो हो सकता है डेफिनेशन ही दिया है सीधे, आपसे रिजोल्यूशन पूछ लिया, लेकिन हो सकता है डेफिनेशन में ही रिजोल्यूशन दे दिया है क्वेश्चन में ही, और पूछ भी रिजोल्यूशन रहा है, आप सोच रहे हैं निकालें कैसे।
और पता चला क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपको डेफिनेशन पता होती है अच्छे से रिजोल्यूशन की, तो आपको लगता है कि यार ये तो गिवन है, ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए डेफिनेशन की एक एक लाइन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक्यूरेसी क्या है? रेफर टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कि जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है आपके ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है, सीधा सिंपल बात है, उतना ही एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम जो भी हमारे ट्रू वैल्यू है, मान लो 5 एम्पियर ट्रू वैल्यू है, कोई हम एमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो 4.99 हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है, बार बार आ रही है 4.99, उसके आसपास रह रही है 4.95, 96, 97, तो हम मान लेंगे एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी आपकी क्लोजनेस रहेगी, कितना आपका मेजर्ड वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू से क्लोज है। ठीक है, वहीं प्रिसीजन है, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं लोग, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। प्रिसीजन क्या है? डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि आपका एक ही तरह का रीडिंग आ रहा है कि नहीं, आपका जो भी रीडिंग है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो ये है प्रिसीजन। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इस तरह से रीडिंग दे रहा है, मान लो 5 एम्पियर मेजर करना था और वो दे रहा है कि 4.9, 4.5, 4.5, 4.5, 4.56, ठीक है ये, तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है, क्योंकि सेम वैल्यू बार बार प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब क्या है कि एक ही वैल्यू बार बार प्रोड्यूस करे। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो वो हमारा एक्यूरेट भी हो, लेकिन जो एक्यूरेट है वो हो सकता है कि प्रिसाइज हो। एक्यूरेट है तो हो सकता है कि वो 4.9 4.9 देता रहेगा, तो प्रिसाइज भी हो जाएगा और एक्यूरेट भी है। तो ये दोनों जो पॉइंट है दिमाग में रहे कि जो एक्यूरेट है वो प्रिसाइज हो सकता है, लेकिन जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट भी हो। ठीक है, ये क्लियर रहेगा। लीनियरिटी का आपने शुरू से देख रखा है, लीनियरिटी जो हमारा ओम्स लॉ फॉलो करेगा, इनपुट आउटपुट फॉलो करेंगे आपस में, तो इनकी सेंसिटिविटी आपकी कांस्टेंट होती है। सेंसिटिविटी होता है आउटपुट बाई इनपुट। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा वो लीनियर है, बाकी जो नहीं फॉलो करेगा, स्क्वायर बनेगा या कुछ भी बनेगा, पैराबोला, वो सब नॉन लीनियर है। बाकी हम थ्योरेटिकली जब देखते हैं, कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, तो फिर और बात करते हैं कि जो होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी या सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी हम एक साथ बोलते हैं, उसको फॉलो करेगा, वो लीनियर है। ठीक है, यहाँ तो हम सीधे स्केल देख के, जिसका स्केल यूनिफॉर्म है, इनपुट आउटपुट फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ, वो सीधे लीनियर है। ठीक है, सेंसिटिविटी की बात करते हैं। तो एक लाइन में सेंसिटिविटी क्या कहते हैं कि अ चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन इनपुट। ठीक है, चेंज इन डिफ्लेक्शन या आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट। अब छोटा सा ये भी ध्यान देंगे, कई बार इस पे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सेंसिटिविटी की यूनिट नहीं है। 3-4 तरह के ऑप्शन दे दिए, कौन सेंसिटिविटी की यूनिट नहीं है। तो सेंसिटिविटी या तो हमारा mm पर वोल्ट हो डिफ्लेक्शन के हिसाब से, और एक होता है आपका रेडियन पर वोल्ट, डिग्री पर वोल्ट, और कई बार सेंसिटिविटी को हम ओम पर वोल्ट में भी डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस जो भी अगर मेजर कर रहे हैं, कितना चेंज आया रेजिस्टेंस में, ओम पर वोल्ट, उसकी बात हम करेंगे आगे। ठीक है, फिर एक आता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। ये सब डेफिनेशन है, दिमाग में रख के चलेंगे। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा? 1 अपॉन सेंसिटिविटी, उसका रेसिप्रोकल। तो कई बार सेंसिटिविटी में क्वेश्चन आता है, कई बार थोड़ा सा टफ करने के लिए डिफ्लेक्शन फैक्टर देते हैं, सोचते हैं इनको नहीं पता होगा, तो जैसे आप सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं, डिफ्लेक्शन फैक्टर भी निकाल लेंगे। तो सेंसिटिविटी का मैंने बताया कि ओम पर वोल्ट भी होता है। ठीक है, ओम पर वोल्ट। तो ओम पर वोल्ट अगर सेंसिटिविटी है, तो इसको अगर आप ओम को नीचे कर दें तो 1 अपॉन वोल्ट पर ओम हो सकता है। इसका मतलब ये तो करंट हो गया वोल्ट पर ओम। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेंसिटिविटी है वो 1 अपॉन IFSD, हाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होगा उसका रेसिप्रोकल आपका सेंसिटिविटी होगा। इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल आते हैं। आपको 4 इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, चारों के करंट रीडिंग दे देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, एक का 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 7 एम्पियर, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जिसकी करंट वाली कम होगी, जिसके करंट की वैल्यू कम होगी IFSD, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो हम कई बार सीधे करंट देख के सेंसिटिविटी पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और आगे भी न्यूमेरिकल में काम आता है, हमको ध्यान देंगे। तो ये जो है सेंसिटिविटी आपका करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पर कई न्यूमेरिकल बनेंगे। तो थ्योरेटिकली बन सकते हैं कि 4 इंस्ट्रूमेंट दे दे, सबका करंट रेटिंग दे दे, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। डेड टाइम क्या है? टाइम टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट टू गिव रिस्पॉन्स।
कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इनर्शिया है उसमें। तो मैकेनिकल इनर्शिया जैसे बहुत हैवी होती है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया उतनी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हमारा इलेक्ट्रॉन है मेन जो फ्लो करता है, और उसका मास इतना है नहीं कि बहुत ज़्यादा इनर्शिया रहे, तो बहुत कम इनर्शिया होती है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में कुछ मैकेनिकल पार्ट भी होते हैं, सारा कुछ होता है। तो कुल मिला के जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इनपुट दे रहे हैं हम, पर्टिकुलर टाइम तक आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो हमारा क्या है, डेड टाइम हो गया सीधे सीधे। इसी तरह से डेड जोन है। डेड जोन मतलब कुछ इनपुट आप दिए, इनपुट देते जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर इनपुट तक कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो डेड जोन पे कई बार सीधे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ये आपका इनपुट वर्सेस आउटपुट का है, ठीक है। और पिछला जो था डेड टाइम था, ये आपका टाइम वर्सेस आउटपुट का है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आउटपुट ना मिले और फिर उसके बाद आउटपुट मिलने लगे, ये डेड टाइम का है। कुछ इनपुट तक आपको आउटपुट नहीं मिला, उसके बाद आउटपुट मिलने लगेगा। कई बार एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट का प्लॉट दे दे -2 + 2, बोले डेड जोन बताइए, तो हमको रेंज पूरा देखना है, 4 डेड जोन पूछेगा, ऑप्शन में 4 टिक करना है, ठीक है। तो कुछ भी तरह के अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो डेड जोन आपको बस देखना है कितने रेंज तक आउटपुट नहीं है, इनपुट के किस रेंज तक आउटपुट नहीं, वो हमारा डेड जोन है, ठीक। ड्रिफ्ट क्या है? एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो रिप्रोड्यूस कर रहा था उसमें कितना एरर है, ठीक है। तो इसमें फिर एक बार जीरो ड्रिफ्ट होता है, अगर कोई भी एरर नहीं है रिप्रोड्यूसिबिलिटी में तो वो जीरो ड्रिफ्ट आता है। तो ये खाली डेफिनेशन दिमाग में रखेंगे, इस पर ऐसा सच कोई न्यूमेरिकल बहुत नहीं आता तुम्हारे ड्रिफ्ट पे, लेकिन दिमाग में रखेंगे। रेजोल्यूशन का जो डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। क्या है? डिग्री ऑफ क्लैरिटी और सर्टेनिटी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इनपुट दैट वी कैन डिटेक्ट विद मोर सर्टेनिटी और क्लैरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इनपुट दैट वी कैन डिटेक्ट विद मोर सर्टेनिटी और क्लैरिटी। तो कई बार एज इट इज़ यही डिफिनेशन होता है कि इतना वोल्ट वी कैन मेजर विद मोर सर्टेनिटी और मोर क्लैरिटी, तो समझ लो वो रेजोल्यूशन दिया हुआ है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये वोल्टेज दिया हुआ है शायद, लेकिन हो सकता है वो रेजोल्यूशन दिया हुआ है। इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, एक दो जो एग्जाम में आए होंगे, ठीक है। और फॉर्मूले वाइज देखें तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई आपका टोटल डिवीजन, ठीक है। तो टोटल डिवीजन आपका जितना ज़्यादा होगा रेजोल्यूशन उतना कम, टोटल डिवीजन जितना कम होगा रेजोल्यूशन आपका उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी क्योंकि मान लो फुल स्केल 10 एम्पियर तक है, अब डिवीजन बहुत ज़्यादा कर दिए तो रेजोल्यूशन फट जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना आप क्लैरिटी से वो कर रहे हैं वो आपको मेजर करना है। टाइप्स ऑफ एरर, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन आते बहुत हैं ये वनडे एग्जाम में। टाइप्स ऑफ एरर बेसिक अगर हम टाइप्स लिखें तो इसके हो सकते हैं, पहला तो आपका आता है ग्रॉस एरर, ठीक है। ग्रॉस के बाद एक आपका आता है सिस्टमेटिक एरर, थर्ड आपका आता है रैंडम एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक, सीधे सीधे ग्रॉस एरर क्या हो गया, जो आपके ह्यूमन रीडिंग लेने में इस जो मिस्टेक होगा वो ग्रॉस एरर में आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस एरर सीधे सीधे हमारा ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है। रैंडम एरर होंगे ऐसे एरर जो आपको पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन आ रहा है, सब कुछ आपने सही कर रखा है, सब चीज़ सही हो रहा है, फिर भी एरर आ रहा है, तो इसका कोई भी सोर्स आपको पता नहीं चलेगा। इसको हम फिर कैसे मेजर करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन से, जो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपका डेटा है तो आप उससे कुछ आइडिया लगाते हैं, कैसे जैसे करते हैं ना रिग्रेशन वगैरह, तो उस तरह से करते हैं। तो इसके लिए ही हम आगे जाके पढ़ेंगे मीन और डेविएशन, प्रोबेबल एरर, ये सारे डेफिनेशन जो हैं ये रैंडम एरर के लिए, ठीक है। तो रैंडम एरर का कोई आपको सोर्स नहीं है, तो कई बार अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ऐसे एरर जो जिसका कोई सोर्स डिफाइन नहीं है, सब रैंडम एरर में, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इसमें आ सकता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर,
एक आपका इंस्ट्रूमेंटेशनल आ सकता है, एक इसमें आ सकता है आपका एनवायरमेंटल, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर कौन से होंगे? अब इंस्ट्रूमेंट अगर डिज़ाइन आपका सपोज हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए है, हॉरिजॉन्टल आप उसको रखिए, लेकिन आप उसको वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को आपने वर्टिकल ले रखा है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर में आएगा। फ्लक्स डेंसिटी मान लीजिए उसमें ज़रूरत है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी वीक हो गई किसी वजह से, तो जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस या फिर कुछ एरर आ गया, तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशनल में जाएगा सीधे, ठीक है। और एक इसको आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। इन्वायरमेंटल, अलग अलग इन्वायरमेंट में चेंज हो जाए, तापमान ज़्यादा है, प्रेशर कम है, इस तरह से इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो रेडिंग आपकी चेंज हो रही है, उस पर अगर रेडिंग एरर में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, तो वो सारे हमारा इन्वायरमेंटल में, वो तो सामने देख के पता चल जाएगा आपको क्या दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर कंडीशंस में ऐसा है, इस पर्टिकुलर में ये एरर आ रहा है, तो वो जो एरर होंगे वो हमारे इन्वायरमेंटल में आएंगे। ऑब्जर्वेशनल एरर में कौन से आएंगे? पैरेलैक्स एरर सुना होगा नाम, तो उसमें कभी मिरर लगा होता है ना, देखिए होगा मिरर लगा होता है किसी भी एमीटर या वोल्टमीटर उस पर, जहाँ स्केल हमारा पॉइंटर जहाँ मूव करता है, तो मिरर में क्यों होता है? ताकि हम सही देख पाएँ, मिरर के ऊपर ही है वो, तो हम मानेंगे, क्योंकि कई बार आँख से देखते हो इधर से लगता है उधर है, ये वाला आँख बताता है कि थोड़ा उधर है, यही बोलते हैं पैरेलैक्स एरर ऑब्जर्वेशनल। तो इसलिए मिरर रखा हुआ, मिरर लगा होता है उस पर, ताकि मिरर को सुपर इम्पोज कर रहा है आपका पॉइंटर, तो उसी को मान लेते हैं ये है हमारा एग्जैक्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर किस में आएंगे? जो हमारे पैरेलैक्स एरर हो गए या इस तरह के जो एरर होंगे वो ऑब्जर्वेशनल में, ठीक है। तो दिमाग में रहेगा, इसको चाहे नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, थ्योरेटिकल है लेकिन आता है कि कौन से सिस्टमेटिक में आएंगे, मतलब एक केस दे देगा कि इंस्ट्रूमेंट है उसका फ्लक्स डेंसिटी कम हो गया, कौन सा एरर होगा, ऑप्शन हो जाएगा ग्रॉस एरर, ये एरर वो एरर, तो आपको पता रहेगा अगर सिस्टमेटिक एरर ऑप्शन में है तो सिस्टमेटिक डालना है, और अंदर चला गया तो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर डालना है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। और इन्वायरमेंटल का हिसाब देगा, कोई केस ऐसा दे दिया कि इस कंडीशन में इतना है, इसमें इतना है, तो सिस्टमेटिक है ऑप्शन में तो सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक नहीं है थोड़ा अंदर चला गया तो इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। तो पहले इन तीनों एरर भी आपको मालूम होना चाहिए, और तीनों कहाँ हैं सिस्टमेटिक में, ये भी मालूम होना चाहिए। तो कई बार ऐसा है आपको लग रहा है कि यार ये तो ऑब्जर्वेशनल एरर है, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, और एक ये भी ऑप्शन है सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक एरर मारेंगे क्योंकि सिस्टमेटिक एरर तो है ही है वो, ठीक है। अगर ये नहीं है, वो सब भी नहीं है, तब तो सीधे नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके ऑप्शंस का खेल करके ये क्वेश्चन में वेरिएशन लाते हैं, थ्योरेटिकल में है बस इतना सही, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर कौन होगा? जहाँ इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से डिज़ाइन हो उस तरह से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर हो गया। बाकी तो सब क्लियर है। क्या हो गया, इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो वही हम जो रैंडम एरर की बात कर रहे थे, रैंडम एरर डिस्ट्रीब्यूशन पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अब उसका कुछ सोर्स नहीं है, तो उसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। एक हमारा ये हो गया मीन निकालना, तो आपको आता है, जो भी आपके एरर की वैल्यूज होंगी उसको लेंगे, जितने सैंपल्स लेंगे डिवाइड करेंगे, मीन होगा। फिर आता है कि आपका डेविएशन, डेविएशन मतलब कि मीन से कितना डेविएट हो रहा है, मीन से हमारा कितना डेविएट हो रहा है। तो हम अगर D1 की बात करें, D1 की बात करें तो x बार माइनस x1, D2 की बात करें x बार माइनस x2, तो एक सैंपल आपका आपके एवरेज से कितना वेरी कर रहा है, ये सारे बहुत सारे डेविएशन हमको मिल जाएंगे। D3 की बात करें तो x बार माइनस x3, ठीक है। अब एवरेज डेविएशन की बात करें, एवरेज डेविएशन की बात करें अगर, एवरेज डेविएशन तो सारे हमारे डेविएशन जो है D1 प्लस D2 प्लस D3 Dn तक डिवाइड बाई n, ठीक है, n सिंपल। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ा होगा फॉर्मूला,
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट सारे डेविएशन हैं उसका स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ऐसे डिवाइड बाई n। n अगर बहुत बड़ा सिंपल है और अगर छोटा सिंपल है लेस देन 20 तो n-1 फॉर n लेस देन 20 हम यूज़ करेंगे यूज़ n-1। ठीक है, छोटा सिंपल है तो ये हमारा n-1 यहाँ यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, एक टर्म आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आपका सेम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी भी आगे हम जब पढ़ेंगे तो जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करेंगे काम, वही काम अनसर्टेनिटी के लिए भी करेंगे। ठीक है, ये दिमाग में रहे ये फॉर्मूले। आगे एक चीज़ लिमिटिंग एरर निकालने का जब हमारा आता है तो कई बार क्या होता है, लिमिटिंग एरर के ही फॉर्म में दी है सीधे एब्सोल्यूट, और कई बार वो जो एरर जो लिखी होती है डेटा, जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 100 ± 2, अब परसेंटेज है, लिमिटिंग एरर है, तब तो ईजिली आप कर रहे हैं। अब हो सकता है वो जो ±2 है वो 2 दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर आपको एक पूरा अरेंजमेंट है, 2-3 रेजिस्टेंस हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसमें जो फिर आपकी एरर आएगी वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो हमें ध्यान देंगे कि जो एरर दी होती है वो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में दी हुई है, वेरिएंस के फॉर्म में दी हुई है, अनसर्टेनिटी के फॉर्म में दी हुई है कि नॉर्मल रिलेटिव एरर के फॉर्म में दी हुई है। उस हिसाब से ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो सारी चीज़ देखेंगे अभी। एक इसमें आपका आता है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का सीधे फॉर्मूला है 0.6745 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, क्योंकि वनडे एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, एक एग्जाम में सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, प्रोबेबल एरर पूछ ले, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और भी फॉर्मूले इसमें आते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा तुम याद करोगे फिर कंफ्यूज जाओगे, याद रहता नहीं है इसमें। प्रोबेबल एरर के टर्म में किसी और का फॉर्मूला, अनसर्टेनिटी का या किसका, तो जितना तुमको याद, ये बेसिक चीज़ें तुमको याद रह सकती हैं इतनी। इसका भी थोड़ा सा याद करने में ईजी होता है, 6745 सीक्वेंस बनता है, तो इसलिए तुम याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये अगर फंक्शन इस तरह से दिया हो, ठीक है, और x का तुमको पता हो रिलेटिव एरर, लिमिटिंग एरर इसको बोलते हैं, और y का लिमिटिंग एरर निकालना हो, और फंक्शन कैसा हो x की पावर n, तो ±n इंटू जो भी x का आपको लिमिटिंग एरर पता था वो। आपको y का लिमिटिंग एरर पूछा, x का गिवन था, फंक्शन ऐसा था y = x की पावर n, तो ±n इंटू जो भी x का लिमिटिंग एरर गिवन था। ठीक है, और इसमें अगर मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब फंक्शन ऐसा हो y = x1 इंटू x2, ठीक है, तो फिर आपको जब y का लिमिटिंग एरर निकालना होगा, वो क्या होगा, इन दोनों के लिमिटिंग एरर का सम। जब भी मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे तब भी हमको सम ही करना है, लेकिन डिवाइड वाले में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं बात करूँगा अभी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो भी लिमिटिंग एरर गिवन होंगे उसका सम करना है। ठीक है, प्लस माइनस के साथ अपना कर लेंगे। मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड होंगे। डिवाइड होने का मतलब अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है y = समथिंग xy/z, ठीक है, और इन तीनों का लिमिटिंग एरर गिवन है, y का पूछा है, तो तीनों के लिमिटिंग एरर सीधे ऐड कर देना है। यहाँ भी सीधे लिमिटिंग एरर ऐड करना है, ध्यान देना है बस इतना सा, ध्यान इतना देना कि तीनों इंडिपेंडेंट हो, आपस में एक दूसरे से कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई में दिए हुए फंक्शन है तो तीनों की लिमिटिंग एरर हम सीधे ऐड कर देंगे। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक्स वाई जेड का लिमिटिंग एरर गिवन होगा और आपको वाई क्यों लिख दिया यार, मैं इधर कुछ और लिख देते हैं, डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है,
3 के फंक्शन के में y दिया हो तो आपको सीधे ऐड करना है, तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब डिपेंडेंट वाली बात क्या होती है, जैसे कि रेजिस्टेंसेज हैं 2 पैरेलल में है, तो उनका क्या लिखते हो, पैरेलल रेजिस्टेंस का, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट आप लिखते हो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 का तो करोगे हिसाब किताब, और ऊपर R1 R2 को तो सीधे मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दोगे, उनके लिमिटिंग एरर तो प्लस कर दोगे। नीचे अभी प्लस का बताऊंगा मैं कैसे करना है। प्लस वाला करने के बाद फिर उसके बाद तुम उसको इसके साथ प्लस नहीं करोगे, इसके साथ माइनस करोगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अब इनमें ऐसा नहीं है कि इसका यहाँ इतने का निकाल दिया लिमिटिंग एरर तो ऊपर वाले के साथ उसको भी प्लस कर दिए, कि हमने कहा था कि डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो प्लस करना है। इंडिपेंडेंट है तो चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो प्लस ही करना है। लेकिन कई जगह जैसे यहाँ डिपेंडेंट है तो ऊपर वाले को तो प्लस करेंगे, नीचे वाले का जो भी आएगा ऊपर वाले में से ये माइनस होगा बाद में, ठीक है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की अगर बात करें, एडिशन है कहीं पे तो या तो एब्सोल्यूट वैल्यू है तब तो आप सीधे ऐड कर दीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि जैसे कि लिमिटिंग एरर दिया है 2%, ट्रू वैल्यू जो भी है 10 एम्पियर 5 एम्पियर, तो 2% में अगर लिख रहे हो लिमिटिंग एरर में परसेंटेज में, तब तो तुम सीधे ऐड नहीं कर सकते। तब कब ऐड कर सकते थे, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो और लिमिटिंग एरर में हो तो सीधे ऐड कर दो। लेकिन अगर एडिशन करना है, 2 फंक्शन का एडिशन करना है, जैसे हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ जाए, x का लिमिटिंग एरर दिया हो z का भी दिया हो परसेंटेज में, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उनको एब्सोल्यूट में चेंज कर लें। मतलब 1% है 10 का, तो 1% 10 का कितना हुआ 0.1, तो 0.1 हो गया। और दूसरा वाला दिया है 2% है 10 का, तो वो 0.2 हो गया, ठीक है। 0.1 0.2 को एक साथ ऐड कर लो, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अब ऐड कर सकते हो, फिर उसको परसेंटेज में लिख लो। 0.1 0.2 कितना हो गया 0.3, अब 0.3 कितने का, अब तो 10 और 10 अगर दोनों 10 ट्रू वैल्यू थी, 10 जोड़ दिए 20, तो 20 का 0.3, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। इनडायरेक्ट मेथड ये है, ठीक है। पहले क्या करो, एब्सोल्यूट में चेंज करो, एब्सोल्यूट में ही आंसर लिखो, और फिर आंसर जो ट्रू वैल्यू है और जो एरर है इसको परसेंटेज में कर लो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये है एक तो सीधा तरीका। और बाकी अगर परसेंटेज में ही तुमको डील करना है इसको, कि जैसा परसेंटेज में लिखा है हम परसेंटेज में ही करेंगे, तो उसमें उसके लिए एक फॉर्मूला होगा तुम्हारा, ऐसे x का कर रहे हो तो x बाई वाई, ठीक है। x के लिए कर रहे हो तो x बाई टोटल फंक्शन, और x का डेल x बाई x का स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी लिमिटिंग एरर दिया हुआ है, फिर प्लस z बाई वाई डेल y बाई वाई, इस तरह से करना होगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है सपोज, क्या कर दिया, हाँ सॉरी, ये दूसरा वाला जो गिवन है डेल जेड बाई जेड। तो जैसे 2 रेजिस्टेंस है, ऐड करना है। चलो आगे एक एग्जांपल होगा, मैं उससे ही देख कर रहता हूँ। ऐसा है, ठीक है। अगर ये दोनों सीरीज में है, अगर ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और फाइनली हमसे पूछा गया कि भाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको वैल्यू बताइए, रेंज बताइए, तो वो इतने ओम से इतने ओम कुछ रेंज दिया होगा ऑप्शन में। तो क्या होगा, क्या करेंगे, अब सीधे सीधे ऐड करना होता है। R इज इक्वल टू हमारा होता है R1 प्लस R2 अगर सीरीज में है तो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 4 और 2 ऐड नहीं कर सकते, परसेंटेज लिमिटिंग एरर दिया हुआ है। तो दूसरा तरीका क्या है, या तो आप इसको पहले एब्सोल्यूट में चेंज कर लीजिए, 4% किसका 100 का जो होगा वो लिख लीजिए, 2% 50 का जो होगा लिख लीजिए, उसको अब आप ऐड कर सकते हैं। और फिर इधर से ट्रू वैल्यू ऐड करके 150 कर लेंगे, तो जो ऐड होके इधर आया है 150 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका जो अभी हमने डिस्कस किया है, कैसे करेंगे, प्लस माइनस R1 बाई R, ठीक है, R1 बाई R। तो R1 कितना है 100, और R कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 150, तो 150,
इंटू आर का R1 का परसेंटेज रिलेटिव एरर जो दिया है 4%, ठीक है, प्लस R2/R 50 डिवाइड बाई 150 इंटू इसका जो दिया हुआ है 2। यहाँ से आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है, 3.33। इसको जरा इनडायरेक्ट दूसरे तरीके से भी करके देखो, 3.33 आ रहा है, उस तरह से करते तो क्या होता, 100 का 4% कितना हुआ, तो 4 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इसको लिख सकते हो आप 4। ये 50 का 2% 1, इसका 4, इसका 1, टोटल आया 5, ठीक है। इसका मतलब 150 प्लस माइनस 5, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में लिखना हो, परसेंटेज में लिखना हो, अगर ये 5 जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है अभी ना, हाँ, आंसर हमको परसेंटेज में लिखना है, तो क्या होगा 5/150, 150 का कितना परसेंट है 5, यही कि लिखने वाला मतलब कितना आएगा 3.33। तो इसका मतलब आप ऐसे भी जा सकते हो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 4 ही थी, इसकी 1 थी, 4 एक सीधे ऐड कर सकते हो। जब ऐड कर रहे हो तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड कर सकते हो और उसके बाद उसको परसेंटेज में चेंज कर लो, तब भी तुम्हारा यही आएगा 3.33। तो फाइनली आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा कि 150 प्लस माइनस 3.33%। अब 150 का 3.33% निकाल दोगे तो यही आएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब 150 प्लस 5 155 और 145, ऐसा ऑप्शन होगा रेंज में, तो 145 से लेके 155 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज में हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन तो सीधे ऐड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड। और डिवाइड में भी ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट हो तो सीधे ऐड कर देना है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर परसेंटेज में दिया हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे हमको ये फॉलो करना है, ठीक है। इस तरह से इसका देखो, इसका करो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज नहीं है ना, जो एरर दिया हुआ है। आज तुमसे लिमिटिंग एरर पूछा है, फाइनल लिमिटिंग एरर दोनों सीरीज में है और एक बार पैरेलल में है। एक बार सीरीज के लिए करेंगे, एक बार पैरेलल के लिए। तो सीरीज़ के लिए है तो R1 R2 सीधे ऐड हो जाना है, तो 150 तो ये हो जाएगा और प्लस माइनस 6 2 8, लेकिन हमको लिमिटिंग एरर चाहिए था, तो 150 कितना परसेंट है 8, तो 8/150 कितना हो जाएगा 5.33, तो इसको आ जाएगा आपका 150 प्लस माइनस 5.33%। कैसे आया, तो 8 को आपने क्या किया, बेसिकली 150 प्लस माइनस 8/150 इंटू 100, ये परसेंटेज में हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू 8 थी, उसको आपने परसेंटेज में चेंज कर दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यही दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और जो वैल्यू दी हुई है वो एब्सोल्यूट दी हुई है, तो क्या करेंगे, तो क्या आएगा फाइनल। अब आपको आर इक्विवेलेंट का लिमिटिंग एरर बताना है।
4.5%। देख लेते हैं इसको। तो R इज इक्वल टू आप लिखेंगे R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का तो अभी देखा है आपने, 5.33% आएगा। सिर्फ लिमिटिंग एरर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू छोड़ देते हैं अभी। तो 5.33% तो R1 प्लस R2 का आना है, और R1 R2 का कितना आएगा? ऐड कर सकते थे हम, अगर ये परसेंटेज में होता, मल्टीप्लाई होता है तो हम एरर ऐड कर सकते थे अगर ये परसेंटेज में होता। परसेंटेज में नहीं है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो या तो तुम पहले परसेंटेज में चेंज कर लो, फिर इसको ऐड कर दो यहाँ पे। तो परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आएगा? ये 6 ही है, वो तो 6% ही है, और ये 1% है, 1% है, इसका मतलब 7%। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आ गया? 7%। ठीक है, और नीचे कितना आ गया? नीचे तो आया ही है 5.33%। अब यहाँ पे आप गलती ये नहीं करेंगे कि 8 5 13.33% हो जाए। डिवाइड कर रहे हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये डिपेंडेंट है, यहाँ ये डिपेंडेंट है दोनों, इसलिए अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 माइनस 5.33%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है एकदम। तो कई बार ऐसा बुक्स में कर भी देते हैं गलती कि ऐड ही कर दिया, क्योंकि एक दिमाग चल रहा है कि डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, अगर परसेंटेज में है तो ऐड करना है। ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जैसे एक रैंडम फंक्शन हमने दे दिया था वो XYZ वाला, 3 फंक्शन, तीनों को हम ऐड कर देंगे, लिमिटिंग एरर। लेकिन अगर दोनों डिपेंडेंट है तो ये ऊपर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा है, बाद में मिस हो जाता है दिमाग से। ध्यान रखेंगे हमेशा कि परसेंटेज में लिमिटिंग एरर दिया हो तो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और अगर परसेंटेज में दिया हो और फिर भी हमको करना है एडिशन, तो ये फॉलो करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत कह सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चंस है इस तरह के। अब ये जो एरर है, हो सकता है आपको इसमें वेरिएशन क्या दे, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में दे, कई बार अनसर्टेनिटी के फॉर्म में दे, अलग अलग फॉर्म में ये एरर दे सकते हैं। ठीक है, चलो उस पर वो भी देख लेंगे। ये एरर अगर आपका लिमिटिंग एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर में दिया हो तो हमने कैसे करना देख लिया। और वो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में हो, x1 x2 जो 3 आपके इनपुट रहेंगे उन सबके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं, del1 del2 del3 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको फाइनल फंक्शन का निकालना है तो कैसे निकलेगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? जो पहला वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में किसको? फंक्शन को। पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, उसका स्क्वायर लेंगे, और पहले वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था उसका स्क्वायर। ठीक है, पहले का कुछ गिवन होगा, प्लस माइनस करके गिवन होगा ना, उसका स्क्वायर ये, और जो फंक्शन बनेगा, अभी तो ये तो फंक्शन लिख दिया मैंने, फंक्शन कुछ भी बन सकता है, उस फंक्शन को इस पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, स्क्वायर करना है। इस तरह से फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, स्क्वायर करना है फंक्शन को, और दूसरे वाले का जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था उसका स्क्वायर करना है, ऐसे सबका फिर रूट ले लेना है। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन उसका भी, ये सामने करो उसको। 2 करंट गिवन है, I हमको बोल दिया कि I1 प्लस I2 है, I का हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, I1 I2 दिए हुए हैं, जो ये एरर दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो फाइनल I का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो ये जो आप पढ़ रहे हैं एरर में, ये सारी चीज़ें आपके लिए गेट के लिए भी सेम है, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे इस पे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंगल 1 डे जो होगा उसमें भी इसी लेवल के आएंगे। तो ये खास बात है इस मेजरमेंट की, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि गेट के लिए हमको बहुत अलग से कुछ पढ़ लेना है और इनके लिए अलग से, बल्कि इसके लिए तुमको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। तो 2-3 थ्योरी चीज़ें होती है ना याद करने वाली, जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे अलग से। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, हमको फाइनल जो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए वो कैसे मिलेगा? प्लस माइनस अंडर रूट, फंक्शन है I, तो पहले I को I1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फंक्शन है ये, इस फंक्शन को I1 के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट क्या आएगा?
इसको I1 के रिस्पेक्ट में करें डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा? 1 आएगा। I2 तो करोगे 0 हो जाएगा, I1 करोगे 1 आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या समझ नहीं आया? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ डेल I बाई I1 इस फंक्शन को, इसका मतलब I1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो पहला टर्म डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1। I1 के रिस्पेक्ट में इसको करोगे 0। क्लियर? 1 का स्क्वायर और I1 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ था? 1, तो 1 का और स्क्वायर प्लस I2 के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएट तब भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, इसका अपना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर 5, तो 2.25 जैसा 2.24 इस तरह आ जाएगा कुछ, तो √5 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया। ठीक है, फाइनल वैल्यू पूछ ले रेंज, तो भाई ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे 400 प्लस माइनस √5। ठीक, अब वो फंक्शन तुम्हारा अलग दे दे, कहे कि PVI सबका दिया हो और पावर फैक्टर का पूछ ले, VI cos फाई होता है तो cos फाई हो जाएगा P/VI, तो फंक्शन बदल गया अब। ठीक है, अब उसके हिसाब से आप बताइए। अब सपोज ऐसा पूछ ले कि V का दिया हुआ है कुछ 200 प्लस माइनस 3, करंट दिया हुआ है कुछ 10 प्लस माइनस 1, स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपसे रेजिस्टेंस का पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा बताओ? करो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, ये वाला जिसका चाहिए पहले उसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। V के रेफरेंस में करेंगे तो V की वैल्यू रखेंगे, I के में करेंगे तो I वाला रखेंगे। R का हमारा पता है, R क्या होता है? V/I। ठीक है, तो अगर R का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो प्लस माइनस एक बार V के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डेल R बाई डेल V करेंगे 1/I आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1/I का स्क्वायर, I की वैल्यू दी हुई है 10, तो 1/10 का स्क्वायर, और I का V के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना पहली बार, तो V का है डेविएशन 3 का स्क्वायर। ठीक है, अगली बार I के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? -V/I स्क्वायर, -V/I स्क्वायर, तो माइनस V मतलब माइनस 200/I स्क्वायर 100। ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। हैं? हाँ, रूट भी है, रूट भी है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे या अनसर्टेनिटी पूछे, दोनों में सेम काम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे अनसर्टेनिटी सेम चलेगा। वेरिएंस पूछ ले तो क्या होगा? ये जो दिए हुए हो बोले कि ये वेरिएंस के टर्म में है तो स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये रूट हट जाएगा, बस वेरिएंस में ये रूट हट जाएगा, बाकी काम सेम करना है। और अनसर्टेनिटी में सेम, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का है वही अनसर्टेनिटी का है। वेरिएंस में हमारा ये रूट हट जाएगा। तो यही वेरिएशन है क्वेश्चंस में, इस तरह से दिए होंगे। कुछ फंक्शन होगा, पावर का दे दिया, पावर फैक्टर का दे दिया, जिसका बेसिक फॉर्मूला तुमको पता हो, तो एक फंक्शन हो गया आपके लिए। अब वो जो एरर दिया हुआ है वो चाहे लिमिटिंग एरर परसेंटेज में हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो सकता है अनसर्टेनिटी दिया हो या वेरिएंस दिया हो। तो ये 4-5 इसके वेरिएशन है,
इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो आपको देखना है क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, एक जो हम परसेंटेज लिमिटिंग एरर कर रहे हैं, फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रहेंगे। तो और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एरर में कुछ आएगा, अगर अच्छा पेपर आया, सॉल्व करने वाला कुछ क्वेश्चन आए तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा। जैसे गेट में तो यही क्वेश्चन आता है, गेट का एग्जाम दोगे तो यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एरर के उसमें, और एरर के ही ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। पहला जो यूनिट होता है ना एरर का, और जो इंस्ट्रूमेंट है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वाला, उससे ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी आगे बहुत कम क्वेश्चन आता है, आया नहीं आया नहीं है, ठीक है। कवर करेंगे हम सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत अच्छे से आप कवर करेंगे अगर डिग्री के लिए दे रहे हैं तो, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन था, इसमें भी ये दे दिया कि अगर ये वेरिएंस है, ठीक है, तो आपको पावर का निकालना है। आपको पावर का चाहिए वेरिएंस, पावर का वेरिएंस चाहिए, तो पावर का हमारा फॉर्मूला हो गया वी आई हमारा फंक्शन हो गया। अब इसका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो वेरिएंस है तो मतलब रूट नहीं होएगा, प्लस माइनस सीधे एक बार वी के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो आई आ जाएगा। आई की वैल्यू है 5.3, तो 5.3 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर, वी के रिस्पेक्ट में किया है पहले बार ना डिफ्रेंशिएट, प्लस आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी आ जाएगा, तो 110.2 का स्क्वायर इंटू 0.06 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। मतलब इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें डील करनी है। नेक्स्ट कुछ है? हाँ, एक ये क्वेश्चन है, W इज रिलेटेड टू 3 अपना वेरिएबल दिए हुए हैं x y z, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है x y by z। बोल रहा है कि x 0.3% ऑफ रीडिंग मतलब जो ट्रू वैल्यू है, ये 80 ट्रू वैल्यू, ये सारे ट्रू वैल्यू दी हुई है सबकी, ठीक है। ट्रू वैल्यू पे 0.3% है एरर जो है। y का एरर दिया हुआ है 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, z का दिया हुआ है प्लस माइनस 1.5% ऑफ रीडिंग मतलब ट्रू वैल्यू इसका, ठीक है। ये तीनों के एरर के बारे में बात कही गई है। हमसे पूछा है किसका, W का एरर, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन सबके लिए 100 है, तो क्या आएगा, आपको W को पूछा है तो आपको क्या होगा, तीनों का जो लिमिटिंग एरर होगा उसको ऐड करना है, ठीक है, यही तो करना है। x का लिमिटिंग एरर दिया हुआ है, जो ट्रू वैल्यू पे है वो लिमिटिंग एरर होता है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे वो गारंटीड एक्यूरेसी एरर होता है, तो उसका हमको लिमिटिंग एरर निकालना पड़ेगा। टर्न खाली इसमें यही था, इसका लिमिटिंग एरर सीधे दिया हुआ है, सीधे यूज़ करेंगे, इसका भी दिया हुआ है, सीधे यूज़ करेंगे। y का जो है दिया हुआ है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, इसका आप लिमिटिंग एरर निकालिए। कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला था ना हमारा क्या, x upon 100 इंटू ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 20, इसका रेटिंग वैल्यू है, इसको मतलब नहीं है, 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 100 का 1% 1, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ट्रू वैल्यू मालूम है क्या, 20 है, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, तो 5%। तो इसका मतलब इसका जो लिमिटिंग एरर हो गया वो 5% हो गया। अब आपका W का लिमिटिंग एरर सीधे निकल जाएगा, 5% प्लस 1.5% प्लस 0.3%, ठीक है। तो ये ध्यान देना है लैंग्वेज पे कि लिमिटिंग एरर का हमको मालूम है, सीधे ऐड करते हैं। ये सब तो ट्रू वैल्यू पे दिया हुआ है, लिमिटिंग एरर है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे दिया हुआ था, तो इसको पहले लिमिटिंग एरर में चेंज करें। तो ये लिमिटिंग एरर में चेंज करने वाला अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन गेट में, मेरे ख्याल से गेट का ही क्वेश्चन है, गेट में होगा तो इसमें एक चीज़ें ऐड कर दिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सब में वही है, तो आप क्वेश्चन अगर लगाएंगे जितना ज़्यादा तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता जाएगा इसके। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, करते जाएंगे बाद में। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर हैज़ अ यूनिफॉर्म स्केल विद 100 डिवीजन, ठीक है। द फुल स्केल रीडिंग इज 200 वोल्ट and 1/10 of one scale division can be estimated with fair degree of certainty. Find the resolution. Resolution find करना है। अब इसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी है, उससे ही काम हो जाए। क्या लिख रहा है, 1/10 of one scale division
कैन बी एस्टिमेटेड विद फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। तो ये तो कहीं रेजोल्यूशन की ही बात कर रहा है, डेफिनेशन ही बता रहा है। इसका मतलब ये खुद ही बता रहा है रेजोल्यूशन कितना है। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है 1/10 ऑफ 1 स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड। इसका मतलब 1/10 ऑफ 1 स्केल डिवीजन इज अवर रेजोल्यूशन। ठीक है, ये तो है हम कितना जो है अपना डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से कर सकते हैं डिटेक्ट। तो खुद ही कह रहा है क्या किसको कर सकते हैं, 1/10 ऑफ 1 स्केल डिवीजन को कर सकते हैं। इसका मतलब 1/10 ऑफ 1 स्केल डिवीजन इज अवर रेजोल्यूशन। तो 1 स्केल डिवीजन देख लो, 2 वोल्ट है, 100 डिवीजन है, तो 1 स्केल का कितना हो जाएगा, टू वोल्ट कितना, अब उसका 1/10 लेना है, 2 वोल्ट हो जाएगा 1 स्केल डिवीजन। 100 डिवीजन का 200 वोल्ट है फुल स्केल डिस्प्ले, तो 1 स्केल का 2 वोल्ट, उसका 1/10, तो इसका मतलब 0.2 आपका रेजोल्यूशन है। तो कुछ नहीं लगाना है इसमें, देखने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, डेटा भी दिया हुआ है, तुम सोचो रेजोल्यूशन कुछ फॉर्मूला लगा दूँ, लेकिन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दे दिया है आंसर कि 1/10 ऑफ 1 स्केल डिवीजन इज, ऐसा लैंग्वेज लिख दिया। ये लैंग्वेज तुमको पता है कि रेजोल्यूशन की लैंग्वेज है ये, तो इसका मतलब हमको खाली इतना देखना था कि 1 स्केल डिवीजन कितना है, उसका 1/10 कर देना था। तो 1 स्केल डिवीजन दिख रहा है कि भाई 2 वोल्ट होगा, 200 पे 100 है, तो 1 पे 2 होगा, और 2 का 1/10 कर दिया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक थ्योरी है, एरर एनालिसिस में इतना ही पढ़ना है, इतने में आपका सारा एरर का क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम और सारे क्वेश्चन उठाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और फिर उसके बाद हम अपने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की तरफ, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपके जो PMMC MI, इस पर भी रेंज ऑफ एक्सटेंशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं किसी एग्जाम्स में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक।